नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 10 की इतिहास के जो पीछे वाले प्रश्न होते हैं वो प्रश्न दोस्तों बुक के पीछे वाले। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर पीछे के आए हुए प्रश्न भी दे रखे हैं, वो भी अपन करेंगे। देखिए आरपीएससी, ये देखिए आरएएस, ठीक है, यूपीएससी, जितने भी प्रश्न हैं वो सारे करेंगे। इसके अंदर दोस्तों रीट को टारगेट लेकर के मैंने 3 पार्ट ही उठाए हैं। 10वीं क्लास के 3 ही पार्ट, पहला दूसरा तीसरा 3 ही पार्ट अपने रीट में लगते हैं, चौथा पांचवा नहीं लगता है तो वो मैंने छोड़ दिया। तो 3 पार्ट अपन करेंगे और ये मैराथन वीडियो है, पूरी 10वीं क्लास की इतिहास आपकी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको 10वीं क्लास के और ज़्यादा प्रश्न देखने हैं, लगभग 500 के लगभग प्रश्न देखने हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। जो मैंने 2019 के लगभग मैंने क्लासें करवाई थी वो क्लासें आप देखिए। 2019-20 में मार्च अप्रैल के लगभग करवाई थी मैंने, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, वो आप देखिए। वहाँ पर एक एक लाइन के मैंने प्रश्न बना रखे हैं। तो ये प्रश्न चलिए दोस्तों अपन देखते हैं। एक्सीलेंट के ये प्रश्न है। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो पांचाल, मगध, कंबोज ये महाजनपद हैं, आमेर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान से संबंधित महाजनपद? तो मत्स्य, जांगल, सूरसेन ये सभी। तो दोस्तों राजस्थान से संबंधित ही है मत्स्य, जांगल, सूरसेन। नेक्स्ट है तक्षशिला। तक्षशिला महाजनपद की राजधानी क्या थी? गांधार थी। क्या थी? गांधार थी तक्षशिला महाजनपद की राजधानी, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था। कौन सा था? मगध था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के राज चिन्ह में जय जंगलधर बादशाह लिखा मिलता है? तो बीकानेर। कहाँ? बीकानेर। इसके अलावा दोस्तों आपको एक पीडीएफ और दिखा देता हूं मैं। ये अपना दोस्तों द लर्नर पॉइंट नाम से चैनल है। इस चैनल पर मैंने आज एक पीडीएफ शेयर की है और ये पीडीएफ एक मिनट में आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये वाली। तो ये पीडीएफ दोस्तों मैंने शेयर की है। ये है एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महेश कुमार वर्णवाल जी जो बुक निकालते हैं एनसीईआरटी आधारित। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, महेश कुमार वर्णवाल। भारत का भूगोल, भारत का इतिहास सब है दोस्तों इसके अंदर। ये टॉपिक है, ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। बाकी मैं भी ये प्रश्न आपको करवाऊंगा सारे के सारे। इसमें भी दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे व्याख्या भी दे रखी है, तो ये आप यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। द लर्नर पॉइंट नाम से आप सर्च करोगे तो अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वापस अपनी क्लास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राज चिन्ह में जय जंगलधर बादशाह लिखा मिलता है? तो बीकानेर। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो कौटिल्य था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस मौर्य शासक ने वृद्धावस्था में भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा ली? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के कर्नाटक की स्वर्ण बेलगोला पहाड़ी पर सल्लेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सल्लेखना पद्धति होती है दोस्तों भूखे रह करके प्राण त्याग देना। ये त्राहत हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इनका जब अंतिम समय था शासन का तब दोस्तों बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते हैं? तो अमित्रोचेटस दोस्तों बिंदुसार को कहा जाता है। किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते हैं? तो बिंदुसार। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में किस मौर्य शासक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा? क्या कहा? बुद्ध शाक्य। तो अशोक ने दोस्तों स्वयं को क्या कहा था? बुद्ध शाक्य कहा था लघु शिलालेखों में। नेक्स्ट है, किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की?
तो ये भाब्रू शिलालेख के अंतर्गत दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपना आस्था प्रकट की। ऐसा उल्लेख मिलता है भाब्रू शिलालेख। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग है। तो कौटिल्य के अनुसार दोस्तों राज्य के कितने अंग है? 7 अंग है। कितने हैं? 7 अंग है। नेक्स्ट है किस वंश के शासनकाल में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? तो मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। किस वंश के शासनकाल में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? तो मौर्य वंश। नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट है किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है? तो अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। ऐसे सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त। ऐसा उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट है मर्चकटिकम ये नाटक किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। किसने? शूद्रक ने। और विशाखादत्त लिखा था ये मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाखादत्त ने। ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाखादत्त ने। अमरकोश की किसने की थी? इसने अमर सिंह ने। कालिदास के दोस्तों आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सारे के सारे। नेक्स्ट है पाल वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो पाल वंश का सबसे महान राजा प्रतापी राजा धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने लगभग 64 वर्षों तक शासन किया? तो अमोघ वर्ष ने किया था। लगभग 64 वर्षों तक शासन किया। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने 64 वर्षों तक शासन किया? तो अमोघ वर्ष था। कौन था? अमोघ वर्ष था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया? तो नागभट्ट प्रथम ने किया। नेक्स्ट है संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था जिन्हें कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है रीट में। ठीक है, कि किसका शासन है वो दोस्तों नाडु और मंडल इस तरह से बंटा हुआ था। इस तरह का प्रश्न आया था चोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था जिन्हें क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है किस चोल शासक ने तंजौर के शिव मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस चोल शासक ने तंजौर के शिव मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजराज प्रथम। किसने? राजराज प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है किस वंश के शासनकाल की नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियां सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? तो चोल वंश की। चोल वंश की दोस्तों कांस्य की नटराज की मूर्तियां सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। तो ये किस वंश की? तो चोल वंश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किस चोल शासक ने तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया? या राजराजेश्वर मंदिर? तो ये भी राजराज प्रथम। नेक्स्ट है चालुक्य शासक विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो विल्हण। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चालुक्य शासक विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन था? तो विल्हण था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है विल्हण। नेक्स्ट है शक वंश के किस
शासक की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन, रुद्रदामन, ठीक है। भारत का प्रमुख कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था भारत का प्रमुख कुषाण शासक, ठीक है। अब देखिए प्राचीन काल में हमारा आदर्श था, तो दोस्तों वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। नेक्स्ट है दीपांतर किसे कहते थे? तो समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता था? दीपांतर कहा जाता था। नेक्स्ट है महाजनपद काल की अवधि, तो 600 से 325 ईस्वी महाजनपद काल की अवधि थी। किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखिए? तो काशी, वज्जी, मगध, कौशल। फिर है महाजनपद कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। नेक्स्ट है गांधार महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला। तो तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार की। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। कौन सी? इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट है विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। नेक्स्ट है मगध महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए? तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह, गिरिवज्र या राजगृह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किन्हीं 2 गणतांत्रिक राज्यों के नाम बताइए? तो गणतांत्रिक राज्य थे कपिल वस्तु का शाक्य गणतंत्र और कुशीनारा का मल गणतंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख महाजनपदों के नाम बताइए? तो वो थे जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सीवी। नेक्स्ट है वर्तमान राजस्थान में कौन कौन से जिले जांगल प्रदेश में सम्मिलित है? तो बीकानेर, जोधपुर, ये जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो अहिछत्रपुर थी जांगल प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट है वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद के नाम से जाना जाता है? तो मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम विराटनगर था। इसे वर्तमान में विराट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण का संबंध किस महाजनपद से था? तो भगवान श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन महाजनपद से था। सूरसेन महाजनपद वर्तमान मथुरा क्षेत्र। नेक्स्ट है नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो घनानंद था नंद वंश के अंतिम शासक का नाम। नेक्स्ट है प्रथम मौर्य सम्राट कौन था? तो प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने कब व किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट है मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज है ये यूनानी राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। 2 बार रीट में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट है इसी लेसन से संबंधित आए हुए प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? तो इलाहाबाद में स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इलाहाबाद में स्थित अशोक का स्तंभ है किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? तो समुद्रगुप्त। यानी जो अशोक का स्तंभ है उसके ऊपर स्कंदगुप्त के भी उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। ये दोस्तों आप ऐसे समझिए ये स्तंभ है किसका? अशोक का, ठीक है। अशोक कौन था? मौर्य शासक था। बाद में कौन आए? गुप्त आए। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने इसी के ऊपर अपने शासन का उल्लेख करवा दिया। तो इसलिए ये प्रश्न ऐसे है कि इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? समुद्रगुप्त। आप कंफ्यूज हो जाओ कि गुप्त शासक तो बाद में आए थे, मौर्य पहले हुए थे, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में कैसे जानकारी देता है? इसलिए देता है क्योंकि अशोक ने ये स्तंभ बनवाया था, अशोक का स्तंभ, ठीक है, इलाहाबाद में है। इसी के ऊपर समुद्रगुप्त ने बाद में एक ऐसे पट्टी सी चिपका करके उसके ऊपर कुछ लिख दिया, यूं समझिए आप, ठीक है।
नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तो तक्षशिला था। आरपीएससी 2012। नेक्स्ट है निम्न में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो देखिए दोस्तों, मगध, अस्मक, कंबोज, इनका पाणिनि की अष्टाध्यायी में नाम मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएस 2015 में आया हुआ। नेक्स्ट है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो राजशेखर संस्कृत का महान कवि, ठीक है, नाटककार, ये महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित। किससे? महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित। नेक्स्ट है निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? तो प्रथम शिलालेख। कौन सा? प्रथम प्रथम पशु बलि प्रथम पशु बलि, ऐसे याद रख सकते हो आप। आरएस 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये, सॉरी 13 में। नेक्स्ट है भाषा। भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है वह है? तो प्राकृत भाषा का किया गया है, यूनानी का किया गया है, रोमन का किया गया है, अरेबिक का नहीं किया गया। नेक्स्ट है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया? तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष है ये मौर्य काल में भूमि कर अधिकारी था। नेक्स्ट है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित केंद्र थे ये। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो ये गुप्त काल से प्रारंभ हुई थी। आरएस 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, तो ये बाल विवाह की प्रथा है, ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए मालविक, काग्निमित्रम, कालिदास, सौंदरानंद, अशोक घोष, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त। तो इसका क्या हो जाएगा? कपूर मंजरी। ये सुमेलित नहीं है, कपूर मंजरी है। इसकी रचना किसने की थी? राजशेखर। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे राजशेखर, जिन्होंने कपूर मंजरी की रचना की थी। हर्ष ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। और हर्ष ने 3 रचनाएं की थी। उन तीनों रचनाओं के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे। हर्ष वही है दोस्तों जो कनौज में हर 5वें वर्ष एक मोक्ष सभा का आयोजन करता था, ठीक है। और उसकी 3 रचनाएं हैं, उन तीनों रचनाओं के मुझे आप नाम बताओगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो दंतीदुर्ग। किसने? दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो बिल्कुल सही बात है, इसी ने की थी। नेक्स्ट है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। ये बात भी सही है। नेक्स्ट है आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया। तो ये बात भी सही है। तो दोस्तों ये तीनों कथन है, ये सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को किसने रोका? तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आक्रमण को रोका था पुलकेशिन द्वितीय। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय। आईएएस 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है चोल राजाओं में
किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? तो ये राजेंद्र ने की थी। सीलोन पर विजय प्राप्त किसने की थी? राजेंद्र ने की थी। IAS 2001 में ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो पार्श्व ने की थी। किसने? पार्श्व ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए तो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालिक थे। तो दोस्तों महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालिक थे तो पुष्यमित्र शुंग के। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभाष्य के रचनाकार लेखक पतंजलि थे। ये किसके समकालिक थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालिक थे। UPPSC 2011 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के काल में फलीभूत थे? तो ये शुंग। देखिए दोस्तों कितना उम्दा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम थे। ये किस राजवंश के काल में फले फूले? तो शुंग काल। याद रखना, शुंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैन ग्रंथ पूछ ले कि जैन ग्रंथ कौन सा था? तो जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र। याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। नेक्स्ट है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, किस निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन? तो सातवाहन था दोस्तों सबसे पुराना राजवंश इनमें से। दोस्तों राजवंशों का यदि अपन को क्रम पता रहेगा तो अपन गच्चा नहीं खाएंगे, नहीं तो गच्चा खा जाएंगे। तो सातवाहन था दोस्तों इनमें से पुराना। नेक्स्ट है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। किसने? पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मौर्य काल में देखने को मिलती है। यानी पूरा भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना परचम फहराया था। ठीक है। पहाड़ी काटकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया? तो चंद्रगुप्त। ठीक है। और इसने दोस्तों अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किया था। पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ पहले। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया वो था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया? तो कलिंग विजय यानी कलिंग में दोस्तों नरसंहार के कारण अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। याद रखना, पुरुषपुर थी। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व ने। तो शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया? तो कण्व वंश ने किया। नेक्स्ट है, प्राचीनतम भारत में निम्नलिखित में से एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। याद रखना, कुषाणों ने। नेक्स्ट है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम से संघर्ष करने वाले राजा
तो नेक्स्ट दूसरा लेसन शुरू हो गया दोस्तों। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम से संघर्ष करने वाले राजा दाहिर खान का शासक था। तो राजा दाहिर है, ये सिंध प्रदेश का शासक था। नेक्स्ट है, भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गोरी का गुलाम था, याद रखना गोरी का गुलाम था। भारत में वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है गुलाम वंश का, ठीक है। सल्तनत काल का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, निम्न में से गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्शी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्शी कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों में दान करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों बहुत अच्छा व्यक्ति था। ये दोस्तों गोरी के मरने के बाद भी खुद को गोरी का गुलाम मानता था, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति था ये। लाखों में दान करता था, लाख बख्शी कहलाता था। नेक्स्ट है, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? तो बलबन को माना जाता है दोस्तों। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता, वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और वास्तविक संगठनकर्ता पूछ ले तो बलबन था, याद रखना। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन हुई? तो रजिया सुल्तान हुई। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों इसकी माँ थी ना, इल्तुतमिश के बाद जो रजिया की माँ थी वो अपने बेटे आराम शाह को शासक बनाना चाहती थी। बाद में क्या हुआ, ये रजिया अल्तुनिया के साथ मिलकर के उसके साथ शादीशुदी करके आराम शाह को गद्दी से उतार करके ये खुद शासिका बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बार तो उसको आराम शाह को शासक बना दिया था, लेकिन आराम शाह योग्य नहीं था, रजिया का बड़ा भाई। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक का इल्तुतमिश ने चहलगानी या चालीसा दल? दोस्तों तो किस शासक का इल्तुतमिश के चहलगानी नामक तुर्की दास के प्रसिद्ध दल से संबंध था? तो बलबन। तो दोस्तों चालीसा दल ये शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने चालीसा दल शुरू किया था। और चालीसा दल है उसमें शामिल था बलबन। कौन था? बलबन, ठीक है। बाद में दोस्तों बलबन है, इसी ने ये चालीसा दल था, चहलगानी था। और ये इल्तुतमिश ने तो इसलिए बनाया था कि 40 मंत्री थे, एक तरह से गुप्त मंत्री थे ये, और ये राय मशवरा देते थे, तो इनमें बलबन भी शामिल था। बाद में बलबन ने इस 40 दल को नष्ट कर दिया था। नष्ट इसलिए किया क्योंकि इनको पूरी गुप्त बात पता रहती थी 40 दल को, ठीक है। और बलबन खुद इसी का मतलब वो था, हिस्सा था। आगे चलकर जब बलबन शासक बना तो बलबन ने क्या किया, इस 40 दल का दमन कर दिया था। तो 40 दल बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। दमन किसने किया? बलबन ने, याद रखना। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शत्रुओं के प्रति लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी दोस्तों, लोहे व रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक का राजतव सिद्धांत प्रसिद्ध रहा? तो बलबन का राजतव सिद्धांत है दोस्तों, फेमस रहा था। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। क्या था? भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम सुल्तान ने 5 योजनाएं प्रसिद्ध है? तो किस मुस्लिम शासक की 5 योजनाएं प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नासिरुद्दीन महमूद। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर शाह था। नेक्स्ट है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में वजीर का कार्यकाल कहलाता था? तो दीवान ए विजारत कहलाता था। सल्तनत काल में वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था? दीवान ए विजारत। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था।
नेक्स्ट है, कौन सा मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो वो था हुमायूं। हुमायूं दोस्तों 7 रंग के कपड़े पहनता था और एकमात्र शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा, वो था हुमायूं। नेक्स्ट देखिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन किस मुस्लिम शासक का है? तो शेर शाह सूरी का है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक का कलानौर में ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया गया? तो अकबर। तो अकबर कलानौर में ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक अकबर का हुआ था। किस मुगल शासक ने गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने। तो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक के दरबार में ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो आए थे व्यापार की अनुमति लेने के लिए? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के पश्चात मुगल साम्राज्य का क्रमशः क्या हो गया? पतन प्रारंभ हो गया? तो वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। नेक्स्ट है, जयपुर के कुशवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है? तो राव शेखा। तो जयपुर की कुशवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक कौन माना जाता है? राव शेखा। नेक्स्ट है, हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था? तो रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे गए प्रथम दल का नेता कौन था? तो जलाल खान था। दोस्तों अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने हेतु भेजा गया प्रथम दल का नेता था जलाल खां। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जमा भट्टो। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल, ठीक है, जमा भट्टो। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के स्वामी भगत घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। क्या था? चेतक। नेक्स्ट है, विस्मृत नायक तथा बुलाविसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है विस्मृत नायक तथा बुलाविसरा राजा। नेक्स्ट है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो राम सिंह ने करवाया था। किसने? राम सिंह ने। ये प्रश्न दोस्तों अभी आया था, ठीक है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ये टाइपिंग में इसने राम किया, राय सिंह होगा, ठीक है। राजस्थान पुलिस में आया था ये, ठीक है, राय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2010 में किस वेधशाला को विश्व धरोहर किया गया? तो जयपुर। जुलाई 2010 में किस वेधशाला को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो जयपुर की जो वेधशाला है उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। और ये वेधशालाएं दोस्तों कौन कौन सी जगह बनी हुई है, उन जगहों के मुझे आप नाम कमेंट बॉक्स में, किसने बनवाई थी उस बंदे का नाम, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे, क्योंकि ये चीज़ मैं बता चुका और मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी, इस जगह वेधशाला नहीं बनाई गई है, आपको ऑप्शन में वो जरूर देगा और आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग में 1674 ईस्वी में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो रामगढ़ के दुर्ग में करवाया था। कौन से? रामगढ़ के दुर्ग में। इस प्रश्न में दोस्तों आप याद रखना कि इन्होंने जो वेधशालाएं बनवाई थी वो आगरा में नहीं बनवाई थी। स्वाई जय सिंह ने जो वेधशालाएं बनवाई थी वो कहाँ कहाँ बनवाई? जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली, उज्जैन। आगरा ऑप्शन में देगा, वो आगरा नहीं करके आना है, ठीक है। उज्जैन, दिल्ली, बनारस, मथुरा, जयपुर, ठीक है। स्वाई जय सिंह ने जो वेधशालाएं बनवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिहर का राज्यारोहण हुआ तो 1336 ईस्वी में हुआ। हरिहर का राज्यारोहण 1336 ईस्वी। नेक्स्ट है, सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो गुरु नानक देव था।
नेक्स्ट है किस गुरु का मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिर कटवा दिया? तो गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है सिखों के अंतिम गुरु का नाम? तो गुरु गोविंद सिंह था सिखों के अंतिम गुरु का नाम। नेक्स्ट है मुगलों का निर्भयता से मुकाबला करके सिखों में नव चेतना का संचार किसने किया? तो बंदा बैरागी ने किया था। तो ये दोस्तों वीडियो हो चुका है लगभग 35 मिनट का, और इसके आगे से अपन यहाँ से पेज नंबर, चलिए 10 तो करवा ही देता हूँ मैं आपको, बाकी यहाँ से शुरू करेंगे अपन कल 11 नंबर पेज से लेकर के 20 नंबर पेज तक। 20 नंबर पेज तक दोस्तों संपूर्ण इतिहास है वो पूरी हो जाएगी कक्षा 10 की, ठीक है। कक्षा 10 की पूरी हो जाएगी। जो रीट में लगते हैं 3 पार्ट, पहला दूसरा तीसरा, वो तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए ये 10 नंबर पेज भी मैं आपको थोड़ा सा राय वो करवा देता हूँ। तो ये देखिए, भारत पर पहले मुस्लिम आक्रांता कहाँ के थे? तो भारत पर पहले मुस्लिम आक्रांता अरब के थे। नेक्स्ट है प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की? तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश पूछ ले या दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसे बनाया? तो लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? तो एक सूफी संत थे दोस्तों। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? एक सूफी संत थे। इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण। और दोस्तों जो बाकी मंजिलें थी उनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब व कैसे हुई? तो 1210 में दोस्तों चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है चहलगानी या चालीसा दल क्या था? तो दोस्तों तुर्की अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन किया। ये अमीर इल्तुतमिश के प्रति निष्ठा स्वामी भक्त रखते थे। इसे चहलगानी या चालीसा दल कहा गया था और इसका दमन किसने किया था? बलबन ने किया था। यहाँ से दोस्तों अपन पेज नंबर 11 से कल कर लेंगे, ठीक है। 11 से लेकर के 20 नंबर पेज तक पार्ट 2 में। आज ये पार्ट 1 है, ये आप देखिए, एंजॉय कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखना दोस्तों। मैं जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहा हूँ वो सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ। मैं आरबीएससी एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं करवाता, ठीक है। यही अपने स्तर है और यही अपने स्तर के प्रश्न है, ठीक है। तो बेस्ट की चीज़ें यही होती है। ये यदि अपन को आती है तो अपन बहुत आगे हैं, यदि यही नहीं आती है तो अपन बहुत पीछे हैं। अपन क्या करते हैं, अपन 30% वो पढ़ते हैं जो बहुत हार्ड होता है, उसमें से भी अपने कितना याद रहता है? 15% याद रहता है। और 70% जो एग्जाम में आता है वो अपन छोड़ जाते हैं, और वो यदि पढ़ें तो वो 70 का 70 याद रहता है। तो 70% अपन अच्छा तैयार करें तो वो 70 का 70 रिजल्ट देगा। और यदि अपन इस 30% के टफ वाले के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो ये 15% का रिजल्ट देगा। और एक और आपको बात बता दूं दोस्तों, अपन जितने भी ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, जितने लफड़ों में पढ़ते हैं, उतने ही अपन कंफ्यूज होते हैं। और वो प्रश्न कौन से लेकर आते हैं? वो ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जो आते नहीं अपन को। अपन ऐसे सोचते हैं ये प्रश्न तो उस टीचर ने करवाया ही नहीं, उस टीचर ने करवाया ही नहीं। फिर अपन क्या करते हैं, वो शुरू की 1-2 क्लासों के लालच के अंदर उस पचड़े में फंस जाते हैं। और फिर दोस्तों अपन इस 70% के फेरे से भी बाहर निकल जाते हैं। अपन इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और नंबर आते हैं 15%। तो इससे अच्छा है ना अपन 70% अच्छे से कवर करें। जब तक अपने ये चीज़ें याद नहीं है तो अपन गहराई में जाने से क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो कल दोस्तों अपन करेंगे पेज नंबर 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है। तो मिलते हैं कल पार्ट 2 में।